नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और हम चेतन भारत लर्निंग पर लेकर आ रहे हैं एक पूर्णतया समर्पित कोर्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के लिए। इस कोर्स के अंदर लोक सेवा परीक्षा उत्तर प्रदेश के विस्तृत पाठ्यक्रम को समग्रता के साथ कवर किया जाएगा। इस कोर्स की सभी कक्षाएं आपको वीडियोस के रूप में YouTube चैनल CBL UPSC प्रिपरेशन और CBL UPSC हिंदी पर उपलब्ध हैं। आज से 3 दिन बाद आपको ये सारी कक्षाएं वीडियोस के रूप में सिर्फ और सिर्फ CBL UPSC हिंदी पर उपलब्ध रहेंगी। अपने पाठ्यक्रम को जानने के क्रम में जो पहली चीज हमें समझनी होगी वो ये है कि कोई भी संविधान परंपरागत तौर पर 2 परिसरों में बटा होता है। पहला मूल्य परिसर और दूसरा संस्थागत परिसर। तो जब हम मूल्य परिसर की बात करते हैं तो इसमें कुछ राजनीतिक, कुछ नैतिक मूल्य प्रदान किए होते हैं ताकि जो हमारा संविधान है, जिस तरह के समाज की, जिस तरह के राजनीति की वो संरचना करना चाहता है, उसको एक आधारशिला दी जा सके। जैसे हम बात करें अपने मूल्य परिसर में, इसमें हमें कुछ राजनीतिक दर्शन, कुछ राजनीतिक मीमांसाएं पढ़ने को मिलेंगी। जैसे हम बात करें कि हमारा संविधान किस तरह का भारत का निर्माण करना चाहता है, तो एक ऐसा भारत जो संप्रभु हो, जो समाजवाद के नियमों पर चले, जो धर्मनिरपेक्ष, जो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करे। साथ ही हम एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति को समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। और साथ ही इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए हमारे पास संविधान में होता है संस्थागत परिसर, मतलब के बहुत सारी संस्थाएं दी जाती हैं जो इन मूल्यों पर टिकी रहेंगी और इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने का कार्य भी करेंगी। जैसे कि हम बात करें संस्थाएं, हमारे पास हम संसद कह सकते हैं, इसके अलावा न्यायपालिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय, और इसी के साथ में महाअधिवक्ता जैसे, और इसी के साथ मंत्रिमंडल जैसी संस्थाएं हैं जो इन्हीं मूल्यों पर कार्य करेंगी और इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने का कार्य करेंगी। तो संविधान को हम 2 दृष्टि से देख सकते हैं। पहला, हम मूल्यों को भी जानेंगे, मूल्यों को भी समझेंगे, किस किस मूल्य पर यह भारत टिका है या इस भारत का निर्माण हो रहा है, और साथ ही कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे जिन संस्थाओं का हमने नाम लिया है, इनके गठन को जानेंगे, इनकी शक्तियां और साथ में सीमाएं भी जानेंगे। मतलब कि संविधान में क्या सीमा परिक्षेत्र हर संस्था को दिया गया है जिससे बाहर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। जो मुख्य बिंदु है हमारे पाठ्यक्रम के, शुरुआत में हम सबसे पहले जानेंगे, जाहिर सी बात है पहले संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। जो चर्चा अभी हम कर रहे थे उसको हम थोड़े और विस्तृत प्रकार से समझेंगे, और इसी के साथ जब हम संविधान में जो पहली पढ़ाई शुरू करेंगे वो होगी संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। तो भारत संघ क्या है, इसके क्षेत्र क्या क्या है, और अगर भारत में किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उदाहरण के तौर पर यदि जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देना है, तो शक्ति किसके पास है और किस प्रक्रिया से हो सकता है। या फिर पूर्व में जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य के तौर पर स्थापित कर दिया गया, तो शक्तियां और इसके प्रक्रिया क्या होगी। तो हम पहले भाग में भारत को जानेंगे और फिर दूसरे भाग में हम जानेंगे भारतीयों को, मतलब नागरिकता के बारे में हम समझेंगे। नागरिकता क्या चीज होती है और साथ ही संविधान में नागरिकता के लिए कौन कौन से अनुच्छेदों को प्रतिपादित किया गया है। और यहां पर मैं एक बात आपसे और साझी करना चाहता हूं, इस सारे ही कोर्स के दौरान इन विषयों के ऊपर हम बात करते हुए जो समसामयिकी है, करंट अफेयर है, उसको भी कवर करते चलेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम नागरिकता के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो नागरिकता से जुड़े हुए जितनी भी समसामयिकी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, या फिर इसके अलावा जो भारतीय नागरिकता कानून है उसमें 2020 के संशोधन के द्वारा जो नीति प्रतिपादित की गई है उसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ उदाहरण के तौर पे जैसे हम अगला भाग 3 मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं हिंदुस्तान में नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न विवादों में जो केसेस के अंदर रिजल्ट के तौर पर
नीति स्थापित की गई है उनको भी हम साथ के साथ पढ़ाई में कवर करते हुए चलेंगे। अब जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इस वक्त 6 प्रकार के मूल अधिकार भारत में लोगों को प्राप्त है। जैसे हम बात करें सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार, और इसके बाद में संस्कृति और शिक्षा के प्रति अधिकार, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूल अधिकार समझा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी सबसे अति महत्वपूर्ण मूल अधिकार उसको करार दिया था, वो है अनुच्छेद 32, जिसके अंदर किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ उपचार दिए जाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहां पर कुछ राजनीतिक दर्शनों से उपजे तत्वों को राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तौर पर सम्मिलित किया गया है। मतलब बात यह कि राज्य जब भी अपनी कोई नीति बनाए, वो औद्योगिक नीति हो सकती है, वो कृषि नीति भी हो सकती है, तो यहां पर जो तत्व रखे गए हैं उनको लागू करने के लिए ही अपनी नीति बनाए। ये एक संवैधानिक ड्यूटी भी है राज्य की। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी राजनीतिक दर्शन के तत्वों को शामिल किया गया है। तो यहां पर कुछ समाजवाद की बातें मिलेंगी, कुछ गांधीवाद की, और इसके अलावा कुछ तत्व लिए गए हैं पश्चिम उदारवाद की राजनीतिक दर्शन से। इसके बाद हम जानेंगे भाग 4 क में मूल्य कर्तव्यों के बारे में। मतलब भाग 3 मूल अधिकार अगर प्रदत्त करता है लोगों को, तो फिर भाग 4 का मूल कर्तव्य भी प्रदत्त करता है सभी लोगों को, जो संविधान की धारा में रहते हुए सभी लोगों को फॉलो करने हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे भाग 5 संघ। जब हम बात करते हैं संघ की, तो यहां पर केंद्र सरकार या फिर केंद्र की व्यवस्था की तरफ इशारा है, और सिर्फ सरकार नहीं बल्कि केंद्र की जो 3 प्रमुख इकाइयां हैं शासन व्यवस्था के लिए, जिसमें राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी शामिल है। तो भाग 5 के अंदर संघ को समझते हुए हम समझेंगे भारतीय संसद के बारे में। इसी के साथ जो मुख्य कार्यकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं या महाअधिवक्ता जैसी संस्थाएं, हम इनके बारे में जानेंगे। और जब न्यायपालिका की बात होगी तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ इसी प्रारूप को फॉलो करते हुए हम जाएंगे भाग 6 के अंदर, जिसमें हम राज्यों के बारे में जानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर शासन की जो प्रणाली ली गई है वो संघीय ढांचे से प्रेरित है। तो जब हम बात करते हैं संघीय ढांचे की, तो एक सेंटर या केंद्र में हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था होगी, राजकीय व्यवस्था होगी, और दूसरी भाग 6 में प्रदान की गई है राज्य में पॉलिटिकल व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था। तो संघ के आधार पर हम यहां पर राज्य की 3 इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें फिर से होंगी विधायिका, कार्यपालिका और साथ में न्यायपालिका। तो यहां पर हम विधान परिषद और विधानसभा के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जब कार्यपालिका के बारे में आते हैं तो राज्यपाल के जो संस्था है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो फिर उच्चतम न्यायालय और उसकी निचली जितनी भी अदालत हैं जिला कचहरी के तौर पर, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब हम 2 चीजें समझ चुके हैं संघ से जुड़ी हुई, लेकिन इसके बाद में एक और परिक्षेत्र है भारत के अंदर, और वो है संघ राज्य क्षेत्र, या जिसको हम आम जबान में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो फिर केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र से संघीय रिश्ते नहीं साझा करता है, तो फिर यहां पर राज्य व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्य की 3 इकाइयां हैं, जिसमें न्यायपालिका, इसके साथ कार्यपालिका और विधायिका, ये किस तरीके से काम करती है, कौन सी संस्थाएं इनके लिए इन 3 इकाइयों का काम करेगी, हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। और यहां से हम चलेंगे भारत के गांव और शहरों में, और हम भाग 9 पंचायतें और भाग 9 का नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था में शामिल किया गया, और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया भारतीय संविधान के अंदर। तो कितने स्तर पे पंचायतें होंगी, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा और वो किस तरह से निर्वाचित की जाएंगी, और इसी के साथ नगर पालिकाएं कितनी तरह की है, किस तरह से निर्वाचन होगा, इनकी शक्तियां क्या हैं, अनुसूची 11 और 12 भी इसके साथ हम अध्ययन में लेकर आएंगे। अब जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं
यहां पर हम भारत की राजव्यवस्था के सारे ढांचे का अध्ययन कर चुके होंगे। यही राजव्यवस्था के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें हम केंद्र को समझ जाएंगे, राज्य को समझ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को, और फिर जो हमारी राजव्यवस्था का तीसरा स्तर है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, पंचायतें और नगरपालिकाओं, उनका भी अध्ययन कर चुके होंगे। तो इससे पहली स्लाइड में हम देख रहे थे कि ज्यादातर मूल्यों के बारे में बात हो रही है, और अब हम संस्थागत परिसर को कवर कर रहे होंगे। इससे आगे चलते हुए हम कवर करेंगे भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं उनकी अधिकता है, तो उनके लिए बनाए जाते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसी भाग 10 के साथ हम कवर करेंगे अनुसूची 5 और 6, जहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनकी राज व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणाली प्रदत्त की गई है संविधान के अनेक अनुच्छेदों द्वारा। और इसके आगे हम चलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, भाग 11, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि राज्य व्यवस्था के लिए हमने संघीय ढांचे का सहारा लिया है। तो इस संघीय ढांचे में जब 2 स्तर पर आपकी राजकीय व्यवस्था बिठाई जाती है, केंद्र में आपकी अलग से संसद और राज्यों में विधानसभाएं काम कर रही हों, इसी तरह से एक मंत्रिमंडल केंद्र में काम कर रहा है और दूसरा मंत्रिमंडल राज्य स्तर पर काम कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपसी संबंध क्या होंगे? इनकी विधायिक शक्तियां, इनकी प्रशासनिक शक्तियां, या फिर इनका वित्तीय जो संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित किया गया है, क्या क्या सीमाएं हैं दोनों की, वो हम इस भाग 11 में कवर करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो फिर भाग 15 में देखेंगे निर्वाचन के बारे में व्यवस्थाएं, और इसमें अति महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग। इस बिंदु पर समसामयिकी में भी काफी कुछ है पढ़ने वाला, जैसे कि अभी एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक नया पैनल प्रदत्त कर दिया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही में मुख्य विपक्षी नेता और इसके साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। तो इस तरह की समसामयिकी भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। फिर भाग 14 में हम समझेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये भाग हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यही वो भाग है जो सरकारी नौकरियों को संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसमें हम समझेंगे जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो केंद्र सेवा आयोग के साथ साथ जो राज्यों के सेवा आयोग हैं, इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से अनेक सेवाएं कुछ केंद्र के लिए और कुछ राज्यों के लिए काम करती है। यहां पर जान लेना यह भी रुचिकर है कि इसी भाग की वजह से हम और आप इकट्ठे हैं, क्योंकि यही वो भाग है जो राज्यों में लोक सेवा की प्रणाली को संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करती है। इससे आगे चलते हुए हम समझेंगे भाग 17 में राजभाषा। तो राजभाषा मतलब केंद्र कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा अपने कार्यप्रणाली के अंदर, और इसी के अलावा राज्यों को क्या यह स्वतंत्रता प्रदान है कि वो अपनी भाषा खुद चुन सकते हैं या केंद्र के द्वारा बताई गई ही भाषा उनको रखनी होगी, और इसके अलावा न्यायपालिका कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेगा अपने दैनिक कार्यवाही के अंदर। फिर हम चलेंगे भाग 18 और एक अति महत्वपूर्ण बिंदु आपात उपबंध, जैसे कि आपातकाल की घोषणा या राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के फेल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देने की व्यवस्था, और इसी के साथ में वित्तीय आपातकाल को समझेंगे। फिर हम समझेंगे भाग 20 में संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी और साथ में इसकी प्रक्रिया क्या है, और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे जो मूलभूत ढांचे की एक व्यवस्था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टैब्लिश की गई है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इन खंडों में हम अपने पाठ्यक्रम को विस्तृत तौर पे, वृहत तौर पे कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि यहां पे मैंने सिर्फ आपको मोटे मोटे पॉइंट बनाए हैं। संविधान में और समसामयिकी में इससे जुड़े जितने भी बिंदु होंगे हम उनको भी इनके साथ कवर करते हुए चलेंगे। जैसे जब मैंने कहा कि हम भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों को समझेंगे, तो अनुसूची 7 भी उसमें शामिल है, जिसमें केंद्र सूची, उसके अलावा राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल की गई है कि किन बिंदुओं पे कौन सी व्यवस्था या फिर कौन सी अथॉरिटी कानून बना सकती है। तो इस तरह के विषय भी इन सभी खंडों के साथ हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
हमारी आज की कक्षा के दूसरे खंड में आइए अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का उस क्रम में उल्लेख किया गया है। तो कितने तरह के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख हमें प्रस्तावना में मिलता है। न्याय 3 तरह के बताए गए हैं, स्वतंत्रताएं 5 तरह की दी गई हैं और समानताएं भी 2 तरह की प्रदत्त की गई हैं। इसके अलावा भ्रातृत्व का भाव क्योंकि अपने आप में समग्र है तो ये एक ही तरह का वर्णित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो होगा 3, 2, 3, 5, 2, 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको निर्देशित करती है या फिर लीड करती है कांग्रेस, तो इसका कैंडिडेट कौन था, इसका उम्मीदवार कौन था? तो 2017 के चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के लिए श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी। अब क्योंकि ये विगत वर्षीय प्रश्न है तो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर सवाल पूछा गया है, परंतु क्योंकि 2022 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है जिसमें सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर चुकी हैं, लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें कि यूपीए का उम्मीदवार इस बार कौन था तो श्री यशवंत सिन्हा जी को यूपीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था राष्ट्रपति पद के लिए। ये समसामयिकी के ऊपर एक प्रश्न जो है वो बनाया गया है। अब हम आगे चलें तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? प्रथम के बारे में पूछा जा रहा है, जो इस वक्त है उनके बारे में नहीं, तो अरविंद पनागड़िया हमारा जवाब होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो पहले राज्य के बारे में बात हो रही है। साल 1953 में आंध्र प्रदेश को मद्रास से काटकर एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित किया गया और यह पहला राज्य भाषा के आधार पर ही बनाया गया था। तो हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। इससे आगे चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है? तो हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है, तो ये संवैधानिक संस्था है। आगे चले तो वित्त आयोग, ये भी अनुच्छेद 280 में एक संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग तो अनुच्छेद 324 में ये भी एक संवैधानिक संस्था है। तो आखिर में जवाब बचता ही है एक नीति आयोग। नीति आयोग वर्ष 2015 में मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा स्थापित की गई संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? किस विषय के ऊपर सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था? राजस्व का वितरण बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य बिल्कुल भी नहीं, संसद की सदस्य बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक बहुत प्रमुखता से पूछे जाने वाला प्रश्न है। केंद्र और राज्य के संबंधों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी सरकारिया आयोग ने। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? अब इसका जवाब तो बहुत ही प्रमुखता से हर किताब में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। और जितने भी देश इस वक्त संसदात्मक प्रणाली को अपनाए हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि उन सभी देशों ने संसदात्मक प्रणाली को यूके से ही ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अनन्य अधिकार मतलब कि यह अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है, यह अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई का प्रारंभ करना अनुच्छेद 61 के द्वारा तो नहीं, राष्ट्रपति को पद से अपदस्थ कर देने की कार्रवाई लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है। आगे चलते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई, ये भी हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इसके आगे चलते हैं तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, अब अनुच्छेद 312 के तहत ये हमारा सही जवाब है। अगर कभी भी भारतीय संसद को कानून के द्वारा नई अखिल भारतीय
सेवाओं का या किसी एक सेवा का गठन करना हो तो सबसे पहले इसकी संतुति के लिए राज्यसभा से संतुति कराना आवश्यक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका सीधा सरल जवाब भाग 2। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे कि हम किस प्रकार अनेक भागों में अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, तो हमने देखा था भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात थी। अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा कठिनाई वाले प्रश्न नहीं बनाए गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक पंक्ति के उत्तर वाले प्रश्न। तो एक पंक्तिय उत्तरीय प्रश्नों को अभी तक प्रधानता दी गई है हमारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के अंदर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। संसद संशोधन तो कर ही सकती है, बट आगे पूछा गया है कि कौन सी बहुमत के द्वारा यह संशोधन किया जाएगा। सो पहला है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, नहीं, यह हमारा जवाब नहीं है। फिर 2/3 बहुमत के द्वारा, यह सही जवाब है। 3/4 बहुमत के द्वारा, यह भी गलत है। और 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि जो हमें ऑप्शन दी गई है सी और डी के अंदर 3/4 बहुमत और साथ ही 1/3 बहुमत, इनसे तो कोई भी संवैधानिक संशोधन किया ही नहीं जाता है। तो सही जवाब हमारा है वो है 2/3 बहुमत के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, जो अंग्रेजी में बहुत फेमस एक तंज भी है कांग्रेस के ऊपर। तो इसमें थे, जिन्होंने ये कोट किया था वो थे लॉर्ड डफरिन। आगे चलते हैं। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अभी भी समसामयिकी में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला बिंदु है और इसका सही जवाब है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के द्वारा। क्योंकि 377 अनुच्छेद भारतीय संविधान, उसमें तो समलैंगिकता के बारे में बात नहीं की गई है। और इसी के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270, ये भी सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस दी जा रही है। और उपरोक्त में से कोई भी नहीं जवाब, और भारतीय दंड संहिता की धारा 370 हमारा सही जवाब है। अब क्योंकि ये भी विगत वर्षीय प्रश्न है, तो उस दौरान की जो समसामयिकी थी उस पर आधारित प्रश्न बनाया गया है। लेकिन इसी तरह की समसामयिकी पर नए प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। जैसे इसी वक्त जब हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह को लेकर एक केस सुना जा रहा है और जल्द ही उम्मीद है कि इसके निर्णय में कुछ नए अधिकार भी समलैंगिक कम्युनिटी को दिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो जो अलग अलग राजनीतिक दर्शन के द्वारा अलग अलग तत्व दिए गए हैं, तो कौन कौन से राजनीतिक दर्शन से ये चीजें आती हैं? पहला है समाजवादी, बिल्कुल सही। उदार बौद्धिकतावादी, ये भी बिल्कुल सही है। और गांधीवादी, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी हमारा जवाब है। अगर आप कुछ देर पहले बहुत ध्यान से ये वीडियो जब देख रहे थे, तो हमने जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इन 3 सामाजिक दर्शनों की चर्चा उस वक्त भी की थी। तो एक सवाल तो आज ही की कक्षा से हमारा तैयार हो चुका है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? ये उस दौर की बात है जब योजना आयोग भारत में वित्तीय और आर्थिक मामलों में एक प्रमुख संस्था के तौर पर उभरा था। तो अशोक चंद्रा जी ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा था। आगे चलते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती साहब। इस वक्त PN भगवती एक बहुत ही महत्वपूर्ण जज रहे हैं, ना सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बल्कि इनका कार्यकाल जब गुजरात उच्च न्यायालय में था, तब भी इन्होंने लोक अदालत जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था को जन्म देने का कार्य किया। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब PN भगवती। आगे चलते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही विख्यात किताब, जिसके ऊपर अक्षय खन्ना और अनुपम खेर के अदायगी से सुसज्जित एक फिल्म भी बन चुकी है। तो इसके जो लेखक थे वो थे
श्री संजय बारू, जो श्री मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार के पद पर भी रह चुके थे। उसी वक्त के संस्मरणों के आधार पर संजय बारू जी ने जो सरदार मनमोहन सिंह साहब थे उनको केंद्र में रखकर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत की संविधान सभा जिसने 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग की थी, तो उसकी बैठक की जो अंतिम तिथि है वो है 24 जनवरी 1950। 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगाकर भारत के संविधान को गठित किया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? जो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 550, जिसमें से 530 राज्यों से आएंगे और अधिकतम 20 जो प्रतिनिधि हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं वो है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, या फिर दोनों में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर हम ये याद भी कर लेंगे आज ही कि भारत के संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं लोगों के, भारतीय नागरिकों के, इन दोनों में ही पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीव के संरक्षण के प्रावधान पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और दूसरा, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं और इसके अलावा मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। अब इसमें अगर हम देखें पंचायतों के संदर्भ में, तो जो संवैधानिक प्रावधान कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो जो हम सबसे पहले ग्राम सभा की बात करें तो गांव के सभी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ वरन पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक संस्था है, पंजीकृत मतदाताओं का एक निकाय है ग्राम सभा। तो दूसरी ऑप्शन गलत हो गई है। इसी में चलें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50% सीटें वो आरक्षित की गई हैं, ये भी गलत है क्योंकि ये सिर्फ 1/3 सीटें ही आरक्षित की गई हैं। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो है केवल 3। आगे चलते हैं। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? जैसे हम शुरुआती दौर आज की कक्षा में बात कर रहे थे कि भारत ने जो एक राज्य व्यवस्था अपनाई है वो संघीय ढांचे पर आधारित है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये जो कथन कहा गया था ये कहा गया था केसी वेयर के द्वारा। हालांकि हमारी संविधान सभा या डॉक्टर अंबेडकर साहब इस कथन से सहमत ना होते। तो जब हम राज्य और केंद्र के संबंधों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से यह कथन केसी वेयर की दृष्टि में सही हो सकता है, लेकिन हमारी संवैधानिक दृष्टि में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, हालांकि काफी ये क्लोज जो है कथन वो दिया गया है, 21 अप्रैल को भी नहीं। हमारा सही उत्तर है 24 अप्रैल को। वजह ये कि 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद जब पंचायती राज को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई तो वो संवैधानिक सुरक्षा या कहें पंचायती राज कानून 24 अप्रैल से लागू किया गया। तो 24 अप्रैल को भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 43A। तो समाजवाद के राजनीतिक दर्शन से प्रेरित होकर यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्या यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, या यह विशेष
परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रस्तावना के बारे में हम एक और चीज आज याद ही कर लेंगे कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में जितने भी मूल्य दिए गए हैं, ना तो वो किसी भी कार्यकारी अधिकारी को या फिर भारत की संसद को कोई शक्तियां प्रदान करते हैं, ना ही संसद या फिर कार्यकारी किसी अधिकारी की शक्तियों पर कोई रोक लगाते हैं। तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। आगे चलें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें प्रदान करता है, राज्यपाल की पदावधि का वर्णन करता है? तो ये तीन जो पहले कथन है ये गलत है, और 162 जो अनुच्छेद है वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को प्रतिपादित करता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, पूरी तरह से सही कथन है, और उसको हम याद भी कर लेंगे। भारत संघ से टूटकर कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। ऐसी कोई प्रणाली, ऐसी कोई शक्ति संविधान में दर्शित नहीं की गई है। अगले कथन की तरफ चलते हैं तो अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब क्योंकि ये जो उच्च न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके निर्णयों से प्रतिपादित एक व्यवस्था है कि मात्र अलग होने की वकालत करने पर किसी के अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, यह कथन सही है। तो हमारा जो उत्तर है वो है केवल 2। तो इन विगत वर्षीय प्रश्नों के अध्ययन से, चिंतन मनन से हमें एक बात जरूर समझ में आती है कि जो प्रश्नों की कठिनाई का स्तर है वो बहुत कठिनतम प्रश्नों की तरफ नहीं है। अगर हम सभी प्रश्नों को देखें तो उसमें जो अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं वो सरल और मध्यमा स्तर की कठिनाई के बीच में पूछे गए हैं। मध्यमा या फिर कठिनतम प्रश्नों की तरफ सवाल कम ही गए हैं। हालांकि इसमें हम ये भी गौर कर लें कि काफी बारीक प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे राज्यसभा की अनन्य शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसी के अलावा जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं उसमें कौन से बहुमत से संशोधन किए जाएंगे, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। मगर फिर भी जो प्रश्न है वो ज्यादातर एक पंक्तिय प्रश्न है या एक पंक्ति में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को या इस पाठ्यक्रम को अगर हम सही दिशा और दशा में अध्ययन करें तो फिर इस लोक सेवा परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब अंत में मैं आपसे एक बात और साझी करना चाहता हूं। जिस सामाजिक व्यवस्था से हम आते हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं, इस सामाजिक व्यवस्था में सफलता की परिभाषा के निकटतम अगर कोई कार्य क्षेत्र पहुंचता है तो वो है लोक प्रशासनिक सेवाएं। सिर्फ बात आर्थिक सुरक्षा की नहीं है, आर्थिक सुरक्षा तो इन लोक सेवाओं में सम्मिलित ही है, वरन इन लोक सेवाओं के साथ जो सामाजिक प्रतिष्ठा हमें मिलती है या फिर इस कार्य क्षेत्र में लोगों की सेवा करने की जो अपार संभावनाएं हैं वो किसी और कार्य क्षेत्र में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। मैं कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर गया था परिवार के साथ। मंदिर क्या, रास्ता तय करते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे एक पंक्ति लिखी मिली जिसमें लिखा था स्वयं से सर्व तक की यात्रा। परंतु आज जब पीछे मुड़कर मैं उस पंक्ति के बारे में विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि वो धार्मिक पंक्ति ना होकर बल्कि लोक सेवाओं के बारे में सटीक प्रतीत होती है। मतलब आज चाहे आप इन लोक सेवा परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं ये स्वयं के लिए कर रहे हो, लेकिन जब हम लोक प्रशासन में जाएंगे तो हमें ये मालूम होगा कि ये स्वयं से सर्व तक की यात्रा है, क्योंकि किसी भी एक प्रशासनिक अधिकारी का एक हस्ताक्षर, वो चाहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब हो, तहसीलदार साहब हो या फिर विकास खंड अधिकारी हो, उनका एक हस्ताक्षर जिले के हजारों हजार लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। तो हम चेतन भारत लर्निंग पर आपका स्वागत भी करते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि इस कोर्स का आप भरपूर लाभ उठाएं। इस कोर्स के विभिन्न विषयों की जो लेक्चर सीरीज है उसको आप क्रम दर क्रम फॉलो करें और उसमें जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन सब का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इन
कोर्सेज की जितनी भी सीरीज हैं, लेक्चर सीरीज हैं, उसके बाद हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको कोई अन्य पुस्तक या कोई और नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो कक्षाएं होंगी, इनका विचार विमर्श और इसके साथ जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका अध्ययन आपको सफलता तक ले जाने के लिए काफी है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कक्षाओं की अगली सीरीज में। धन्यवाद।